Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम ऐसी नारी शक्ति से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो क्रांति भूमि मेरठ में एक बड़ी पहचान रखती हैं। संघर्ष करते हुए, जीवटता का बड़ा परिचय देते हुए निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं। नारियों के लिए एक सशक्त आइकन है, जो अच्छी महिला भी है, एक अच्छी माँ है, एक अच्छी पत्नी है और साथ में एक अच्छी समाज सेविका भी है। राजनीति के शिखर पर भी उन्होंने अपना परचम लहराया है और आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष बनी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, परिवार को, बच्चों को और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखने वाली जूही त्यागी आज किसी परिचय के मुहताज नहीं है। तमाम चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से यथार्थ के सारथी सामाजिक संगठन एनजीओ के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नारी मिशन शक्ति के लिए, नारियों को हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए वो सशक्त माध्यम से आगे बढ़ती रहीं और साथ में उनके इरादों को पंख लगा जब आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष बनी महिला विंग की। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर वो एक मुखर वक्ता भी हैं, अच्छी प्रणेता भी हैं, तो उनके व्यक्तित्व से हमने पर्दा उठाया। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि कहाँ की रहने वाली हैं, कब जन्म हुआ, पति क्या करते हैं और किस तरीके से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपना परचम लहराया। सबसे पहले रोजाना खबर के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जूही त्यागी है और मैं मूल रूप से मेरठ की ही निवासी हूँ। क्रांति धारा मेरठ में ही मेरा जन्म स्थान है और ये भी मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं जिस स्थान पर जन्मी हूँ, क्रांति धारा की भूमि से निकली हूँ, मैं वहीं की बहू हूँ। और मेरे फादर जो थे, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा सा देशभक्ति का रहा है। मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, फोर्स से रिटायर्ड थे। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। हम 4 बहन भाई हैं। चारों को ही माता पिता ने थोड़ा सा हमें देशभक्ति का थोड़ा हम लोगों में रहा है और समाज सेवा का हमारे अंदर रहा है, खून में ही है ये चीजें। मैं MA BEd हूँ। MA पॉलिटिकल साइंस से किया है और BEd सोशल स्टडी और हिंदी से फर्स्ट डिवीजन से किया हुआ है। मेरा जो बैकग्राउंड था वो टीचिंग का था। मैं टीचिंग करती थी, मगर टीचिंग से हटकर मुझे समाज सेवा में आना था, तो मैं समाज सेवा में अपनी टीचिंग की जॉब छोड़कर, सेमी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आई। 2009 में मेरी शादी हुई अमित त्यागी जी से, मेरे हस्बैंड हैं, और तब से ही मेरे सपनों को जो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़कर करना चाहती थी, समझिए कि मेरी शादी के बाद ही उसको पंख लगे। मुझे अपने ससुराल पक्ष से, अपने हस्बैंड से, अपने इन-लॉज से बहुत सपोर्ट मिली और मैंने एक NGO यथार्थ के सारथी के नाम से 2018 में खोली, जिसमें मैं लगातार कार्य कर रही हूँ। हम लोग पर्यावरण का काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण का काम करते हैं, नमामि गंगे के ऊपर हम लोग काम करते हैं, असहाय लोगों की, पीड़ितों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी सामाजिक धरोहर से हम संपर्क रखते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता को रखना चाहिए, वो सारे काम हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। मैं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और उसके साथ साथ मैं एक राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ मेरठ से। उसमें भी हम लोग मेरठ में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करके चल रहे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक आर्मी परिवार में जन्म लेने के बाद जूही त्यागी के हौसले बचपन से ही बुलंद रहे। उनके पिता सेना में थे, लिहाजा घर में उनकी परवरिश बहुत ही बेहतरीन और जज्बे के साथ हुई। सबसे बड़ी बात क्या है, बहादुरी की गाथा सुनकर उनके अंदर बहादुरी कूट कूट कर भरा है। कभी भी आप मदद की गुहार लगाएं तो जूही त्यागी भागी चली आती हैं। सन 2018 में उन्होंने सामाजिक पृष्ठभूमि में महिलाओं की सेवा करने के लिए, पर्यावरण की सेवा करने के लिए, झुग्गी बस्तियों बच्चों की सेवा करने के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए उन्होंने यथार्थ के सारथी NGO का गठन किया। लगातार 5 सालों में यथार्थ के सारथी ने नए आयाम स्थापित किए।
देखिए, जब मैंने अपनी एनजीओ शुरू करी थी तब से ही मेरा मेन मकसद यही था कि सिर्फ हमें एक जगह सिमट कर नहीं रहना है, हमें अपनी एनजीओ को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है। ये मेरा सपना था। और सबसे पहली जो मुहिम थी वो मेरी थी महिला सशक्तिकरण की। मुझे उन महिलाओं के लिए काम करना था कि जिन्हें अपने राइट्स नहीं पता है, जिन्हें अपने अधिकार नहीं पता है, या पता तो है मगर जब उन अधिकारों को मांगने जाती हैं, उन अधिकारों का हवाला देकर अपने लिए न्याय मांगती हैं, तो कोई उनकी सुनता नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे उन लोग महिलाओं के साथ में खड़ा होना था। तो सबसे पहले मेरा बहुत एक बड़ा मुहिम रही थी। मैंने एक लड़की को, जो ताइक्वांडो प्लेयर थी लड़की, उस लड़की को उसके घर के अंदर से ही मैंने उत्पीड़न जो उसका हो रहा था, उसकी माँ और कुछ लोग मिलकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे, मैंने वहां से उसको निकाला। सुबह 6 बजे, उस समय हमारे एसएसपी साहब की मदद से, मैंने अजय सहानी जी थे, उनकी मदद से और एक मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुओं की मदद से मैंने सुबह 6 बजे उसके घर में रेल डलवा कर उस बच्चे को वहां से निकाला। वो बच्चे आज तक भी हम लोगों को दुआएं देती हैं और एक बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी में आ गई है वो। इस तरीके से हमने महिलाओं को उनके उत्पीड़न से बाहर निकाला और उनको समझाया कि आपके अधिकार क्या हैं। जब हम सामाजिक महिलाएं एनजीओ के माध्यम से किसी सामान्य महिला के लिए थाने में जाकर खड़ी होती हैं, तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, तब वो अपने लिए आवाज उठाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी हमने महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकाला, उनकी मदद करी जो उत्पीड़न का शिकार थी। कहीं ना कहीं वो फंसी हुई थी, उनको अपनी जान का भी खतरा था, हर तरीके से वो परेशान थी। तो ये तो महिला सशक्तिकरण की मुहिम को हम साथ में लेकर चल रहे हैं कि महिलाओं के संग न्याय हो। दूसरा, मैंने देखा कि हमारे जो आसपास समाज में बच्चों में टैलेंट बहुत है, मगर सही रास्ता न मिल पाने के कारण वो टैलेंट जो है गलत दिशा में जा रहा है। बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं, बच्चे गलत कामों में और इसके अलावा, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कला के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ, बचपन से थिएटर करती आ रही हूँ, मैं सिंगल एक्ट देती हूँ महिला सशक्तिकरण पर। और जब हम लोग भी अपनी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो वहां पर भी उत्पीड़न बहुत होता है। तो मैंने देखा कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो, उनके पास कला तो बहुत है, टैलेंट बहुत है, मगर उस टैलेंट को आगे बढ़ने का माध्यम नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तब क्या होता है कि बच्चे गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि मैंने कंकरखेड़ा क्षेत्र के 25 बच्चों को, जिसमें 5 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक की उम्र के बच्चे थे, लड़की और लड़कियां, टैलेंटेड थे, बहुत अच्छी एक्टिंग, डांस, सिंगिंग सब जानते थे, मगर वो गलत ट्रैक पे थे। जब मैंने उनका टैलेंट देखा, मैं उनको निकाल कर लाई और मैंने अपनी एनजीओ में ही एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बनाया। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अवेयरनेस का काम करते हैं। हम देशभक्ति के जो प्रोग्राम है वो स्टेज पर करते हैं। हम नमामि गंगे के गंगा यात्रा के प्रोग्राम स्टेज पर करते हैं, जिससे अवेयरनेस फैलती है। तो इस प्रकार से हमारी एनजीओ में जो बच्चे हैं उनको अपनी कला दिखाने का एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया और हमने अपनी समाज सेवा के माध्यम से उन बच्चों को गलत ट्रैक से भी निकाल कर लाए। वो बच्चे आज इतने खुश हैं, उन लोग बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कला निखरती जा रही है। मैं उनको हर साल में 2-3 प्रोग्राम करवा देती हूँ, उनको मंच मिलता है। अब यकीन मानिए कि एक छोटे से मोहल्ले के गली का बच्चा, जिसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी कैमरे के सामने भी आएगा, हमारी संस्था के माध्यम से नेशनल न्यूज चैनल पर मेरी संस्था के प्रोग्राम 1-1 घंटे चले हैं। मुजफ्फरनगर में हम डीएम साहब के साथ में प्रोग्राम कर कराए, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा। हमने स्टेट लेवल के प्रोग्राम करे, गंगा यात्रा में, बिठुर महोत्सव में मेरे बच्चों ने स्टेट लेवल का नमामि गंगे के प्रोग्राम करे। गंगा स्वच्छता का प्रतीक है, उसका संदेश अपने माध्यम से दिया। तो हमने उन बच्चों को एक सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हमने स्टेट लेवल के अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम करे। मैं बताना चाहूंगी कि गंगा यात्रा के जो प्रोग्राम चल रहे थे, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां पर जा रहे थे, वहां पर नमामि गंगे के प्रोग्राम हो रहे थे। गंगा यात्रा जो कार्यक्रम का नाम था, उसमें हस्तिनापुर में सबसे पहले जो हमने बड़ा कार्यक्रम किया, हस्तिनापुर में योगी जी के आगमन पर हमारी संस्था के बच्चों ने 1 घंटे का प्रोग्राम, जिसमें गंगा की स्वच्छता का, निर्मलता का, गंगा स्तुति का प्रोग्राम करा, जिसे बड़ी सराहना मिली हमारे को। उसके बाद हम
नरोरा गए, बुलंदशहर, वहां पर भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था। वहां पर हमारे बच्चों ने नरोरा में, बुलंदशहर में गंगा किनारे प्रोग्राम करा। फिर हम लोग बिठूर महोत्सव में गए, जो मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था गंगा यात्रा के ही दौरान। 1 मार्च को बिठूर महोत्सव होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर हमारे बच्चों ने प्रोग्राम करा और खूब वाहवाही लूटी। इस प्रकार हमने एक इतनी बड़ी, बोलेंगे कि स्टेट लेवल पर सभी स्टेट ने वो उस मुहिम को हमारी सराहना करी और हमने गरीब बच्चों की फीस के लिए उस मुहिम के माध्यम से आवाज उठाई। तभी से मुझे लगा कि फीस के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए और कुछ भी करना चाहेंगे तो एक मुहिम मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमने चलाई हुई है डोनेट बुक्स। हम हर साल बच्चों की जो यूज की हुई किताबें हैं, सामग्री है, स्कूल सामग्री है, वो सबसे लेते हैं और जरूरतमंद बच्चों को वो हम देते हैं। यथार्थ के सारथी एनजीओ के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में, मिशन शक्ति के क्षेत्र में, नारी शक्ति के क्षेत्र में और तमाम झुग्गी बस्ती में बच्चों के अंदर एक नैतिक बोध कराने के क्षेत्र में लगातार कदम ताल करने वाली जूही त्यागी एक बेटे के साथ, पति के साथ और सास ससुर के साथ अच्छी जिंदगानी चलाने वाली जूही त्यागी को आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उन्हें आगे बढ़कर राजनीतिक दामन थामना पड़ा। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रखर वक्ता हैं, जब बोलती हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। जूही त्यागी की शख्सियत ऐसी है कि क्रांति भूमि में एक महिलाओं के लिए नई नजीर हैं। लेकिन ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि जूही त्यागी को राजनीति में आना पड़ा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष बनना पड़ा। सबसे बड़ी बात क्या है कि तमाम मोर्चों पर सफलता के बाद पारिवारिक मोर्चे पर सफल हैं, गृहस्थ के मोर्चे पर सफल हैं, तमाम जगहों पर अपने पुत्र को लेकर बेहद संजीदगी के साथ आगे बढ़ती रहती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या रणनीति है, राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर जूही त्यागी ने बेबाक राय रखी। देखिए, सबसे पहले मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि मैं राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहती थी। राजनीति में आना मेरी मजबूरी बन गया, क्योंकि राजनीति में अगर मुझ जैसी सशक्त महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो फिर राजनीति में हम विकास और अपनी सुविधाओं की बातें नहीं कर पाएंगे। महिलाओं को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या अधिकार है, हम वो बात कभी कर ही नहीं पाएंगे। मेरी जो मेंटलिटी थी वो ये थी कि मैं अपनी एनजीओ के माध्यम से ही समाज सेवा करूंगी। मगर राजनीति भी तो एक समाज सेवा है, उसके अंदर भी हम साफ सुथरी अगर राजनीति करें तो वो भी समाज सेवा है। अब मैं कहा, आप राजनीति में कैसे आई और क्यों आई? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि राजनीति में मैं इसलिए आई कि अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक लॉकडाउन में, कोरोना काल में एक मुहिम चलाई थी, वो स्कूल नो फीस। उस टाइम पर मैंने देखा कि राजनीति जो इस समय चल रही है, जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान समय में राजनीति चल रही है, वो गरीबों का किस प्रकार उत्पीड़न कर रही है। लॉकडाउन में गरीब अभिभावकों की कैसे खाल उधेड़ी गई है, कैसे उनका खून चूसा गया है। गरीब अभिभावकों ने, अपने माँ ने अपने गहने जेवर और पिता ने अपने ठेले तक बेचकर, अपने ऑटो तक बेचकर स्कूलों की फीस जमा करवाई, मगर सरकार की तरफ से कोई सुविधा, कोई अनुदान गरीब अभिभावकों को, पेरेंट्स को नहीं मिला। उस समय मुझे लगा कि अब मेरे पास कुछ पावर ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तब मुझे थोड़ी सलाह मिली सबसे कि आपको पॉलिटिक्स में आकर ही अपनी आवाज में जुड़ने के लिए जब मैंने सोचा कि किस पार्टी में आना चाहिए, तो मैं बीजेपी की तो वर्तमान स्थिति, जो कोरोना काल की स्थिति थी, उससे देखकर बहुत ज्यादा निराश थी। मगर जब मैंने कहा कि मुझे किस पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तो मुझे दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो उसमें एजुकेशन सिस्टम जो है, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम जो है, वहाँ के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी का जो एजुकेशन मॉडल है, जो ऑक्सफोर्ड ने भी सराहा है, अपने न्यूज़पेपर के फर्स्ट प्रिंट पर उनको जगह दी है, एजुकेशन मॉडल की तारीफें की है, उससे मैं शुरू से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। तो मुझे लगा कि अगर मुझे एजुकेशन के लिए काम करना है तो मुझे भी वैसे ही एजुकेशन पॉलिसी जैसे दिल्ली में है, सरकारी स्कूलों को जैसे मॉडिफाई किया है, वहां के बच्चों को, गरीब बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, निःशुल्क एजुकेशन दी जा रही है, ऐसे मैं भी चाहती हूँ कि हमारी यूपी में भी ऐसी ही शिक्षा मॉडल हो, ऐसा ही सब कुछ हो, शिक्षा पद्धति हो। क्योंकि देखिए, शिक्षा हर देश के लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब हर एक बच्चा, गरीब का बच्चा भी शिक्षित होकर आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है।
तो आम आदमी पार्टी के जो एजुकेशन मॉडल, दिल्ली का जो मॉडल मैंने देखा, उससे प्रभावित होकर मैंने जो है पॉलिटिक्स में ज्वाइनिंग करी और आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष के रूप में आज आपके सामने हूँ। अभी आपने पूछा कि महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी पॉलिटिक्स के लिए, तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से समाज को बताना चाहूंगी कि देखिए, महिलाओं से अच्छा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हो सकता, महिलाओं से अच्छी कोई राजनीति नहीं कर सकता। महिलाओं को कह देते हैं कि ये तो घरेलू महिलाएं हैं, घर के कामकाज संभाल ले, बच्चों को संभाल ले, बच्चों को पढ़ा लिखा ले तो ही बहुत है, ये बाहर पुरुषों की बराबरी क्या करेगी, ये पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है वो पुरुषों का काम है, बाहर आना है, जाना है, रात बिरात में आना है, मीटिंग अटेंड करनी है, शहर से बाहर जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिला, पुरुष तो सिर्फ एक काम कर सकता है कि बाहर का ही काम संभाल सकता है, मगर महिलाएं दोनों कर सकती हैं, जो इस टाइम मैं कर रही हूँ कि हम घर को भी संभाल सकते हैं और देश को संभालने के लिए राजनीति में कदम रखकर अपनी भागीदारी भी दे सकते हैं। बस महिलाओं को अपने मान सम्मान के लिए खुद लड़ना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से महिलाओं को एक राय देना चाहूंगी कि पार्टी कोई सी भी हो, जिस पार्टी में आपका सम्मान नहीं है, जिस पार्टी में आपकी इज्जत नहीं है, उस पार्टी से आप हमेशा दूर रहें, हमेशा नमस्ते करें, चाहे वो आपकी कितनी भी प्रिय पार्टी हो। सबसे पहले महिलाओं के लिए महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है, चाहे वो बाहर हो, राजनीति में हो, समाज में हो या फिर अपने खुद के घर में हो। हमारी फिलहाल तो मुझे 1.5 साल हो गया है अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुए, और मैं बताना चाहूंगी कि बहुत मान सम्मान हमें अपनी पार्टी में मिलता है, अपने नेताओं से मिलता है। और अन्य पार्टियों के मुकाबले में ये कहना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी में महिलाओं को बोलने की और काम करने की इजाजत है, फ्रीडम है बिल्कुल। आज मैं कहूं कि आज मैं किसी की हेल्प करने के लिए पार्टी की तरफ से जाना चाहती हूँ, या किसी की आवाज बनना चाहती हूँ, किसी का ज्ञापन देना चाहती हूँ, थाने में खड़ा होना चाहती हूँ, तो मुझे ऊपर से आदेश लेने की या ऊपर से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि अभी वर्तमान सरकार में मैं ये देख रही हूं कि महिलाएं कितनी भी वर्चस्व वाली हैं, मगर वो ऊपर से ऑर्डर लिए बिना अपना कुछ काम नहीं कर सकती हैं। तो महिलाओं को मैं पार्टी में आजादी की बात करना चाहती हूँ कि उनको भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए थोड़ी आजादी होनी चाहिए। महिलाएं सिर्फ मालाएं पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए या रंगोली बनाने के लिए नहीं है। महिलाएं आप नेताओं की तरह ही नेतागिरी करने के लिए, समाज में खड़ी होने के लिए है, समाज में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए है, राष्ट्र हित में काम करने के लिए है, पढ़ी लिखी है सोसाइटी में, तो उनको वो मौका मिलना चाहिए। महिलाओं को ये मौका छीनना चाहिए, महिलाओं को ये मौका कहकर अपने हक से लेना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित करने वाली मेरठ की प्रखर वक्ता जूही त्यागी क्या 5 सालों में सामाजिक कार्यों को लेकर कभी टूट गई? क्या किसी ने उनका दिल दुखाया, या ऐसा क्या वाकया रहा कि उन्होंने मायूसी के साथ अपने एक सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं, सामाजिक हस्ताक्षर को छोड़ने का भी उन्होंने प्रण लिया? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नो स्कूल नो फीस कोरोना काल में एक चर्चित स्लोगन रहा है, जिसकी प्रणेता रही है जूही त्यागी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सहित कई राज्यों में नो स्कूल नो फीस उनका मुहिम बहुत बड़े पैमाने पर फला फूला। साथ में अभिभावक, लाखों अभिभावक उनसे सीधे जुड़े। लेकिन मेरठ के एक पब्लिक स्कूल ने उनके बच्चे का फर्जी फीस जमा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि जूही त्यागी ने, उनके पति ने, पूरा परिवार ने डटकर मुकाबला किया, मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन जूही त्यागी एक बारगी ठिठक गई थी, सिसक गई थी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लेकिन पेरेंट्स ने उनका पूरा साथ दिया, लोगों ने भरपूर साथ दिया, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पति का संबल मिला। कभी नहीं, ऐसे तो वाक्याएं बहुत सारे हुए हैं। ऐसा होता है ना कि हम किसी की मदद करने जाते हैं, मगर मदद हो भी जाती है, मगर जब वो लोग उसी मुसीबत में से निकल जाते हैं, मदद हो जाती है, तो वो हमारी जो सहायता को है उसको नकार देते हैं और दोष मिलता है, हम लोगों को बुराई मिलती है। ऐसे तो बहुत वाक्य हुए हैं, मगर मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसमें
मेरे को बिल्कुल समझ लीजिए कि डुबो दिया था। मैं बिल्कुल फिर उभर कर आई, एक नई जूही त्यागी पैदा हुई। तो एक ऐसा बहुत बड़ी घटना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज आपके दर्शकों को, समाज को बताना चाहूंगी कि नो स्कूल नो फीस मुहिम जो मैंने आपको बताई जब चली थी, हमने चलाई थी गरीब अभिभावकों की आवाज के लिए, हमने प्रशासन से गुहार लगाई थी लॉकडाउन अवधि की फीस माफी करने के लिए। उस टाइम पर वो मुहिम इतनी लोकप्रिय हो गई थी, सब उसके संग अभिभावक इतना जुड़ रहे थे क्योंकि वो एक न्याय प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी, एक गरीब अभिभावक से जुड़ी हुई थी, तो सभी अभिभावकों का सपोर्ट मिल रहा था, समाज सेवियों का सपोर्ट मिल रहा था। उस टाइम पर मेरे संग एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि जिसने जूही त्यागी जैसी मजबूत लेडी को तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया था। उस समय क्या हुआ आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि मेरा बच्चा 4th क्लास में सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था। देखिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है क्योंकि जो सत्य है वो आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्य आज बताना चाहूंगी कि सत्यकाम स्कूल में मेरा बच्चा 4th क्लास का स्टूडेंट था। और जब ये मुहिम चल रही थी तो स्कूल ऑपरेशन मैनेजमेंट ने ही, स्कूल के मैनेजमेंट ने ही क्या करा कि मेरे बच्चे की फीस भर के, तिमाही यानी कि 3 महीने की फीस भर के वो रिसिप्ट ट्विटर पर वायरल कर दी, जिसके अंदर मुझे आज भी पता है कि स्कूल प्रशासन तो साथ में था ही था, कुछ बीजेपी के राजनीतिक लोग भी थे, नेता भी शामिल थे और कुछ समाज सेवी भी शामिल थे जो इस लोकप्रिय मुहिम से, एक न्याय प्रक्रिया से चिड़े हुए थे। तो उन सब ने मिलकर एक ऐसी प्रक्रिया रची, ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरे बच्चे की फीस जमा करके वो इसकी जो रिसिप्ट होती है वो वायरल कर दी ट्विटर पर और मुझे बदनाम करने की इतनी कोशिश की गई कि देखिए ये जो समाज सेवी जूही त्यागी हैं ये अपने बच्चे की तो फीस जमा कर रही हैं मगर बाकी अभिभावकों को भड़का रही हैं, उनके बच्चों को पढ़ने नहीं दे रही हैं। ये गंदी इमेज बनाने के लिए, मुझे पूरी तरीके से तोड़ने के लिए, जब एक महिला को आप अपनी बातों से, अपने नियम कायदों से झुका नहीं सके तो ये लोग षड्यंत्र पर उतर आए। हाँ, उस समय मैं टूटी थी। देखिए मतलब मैं नहीं बता सकती कि मैं कितना टूटी थी। मैं 1 महीना डिप्रेशन में थी, मैं 1 महीना अपना कमरा बंद करके थी। उस समय अगर किसी ने मुझे सपोर्ट दिया तो मेरे साथियों ने दिया, जो पेरेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए थे उनके कॉल आए, मैसेज आए कि नहीं मैम हमें आप पर भरोसा है, ये षड्यंत्र हुआ है, उसमें आपके पति के नकली साइन हो रखे हैं। मेरे पति ने मुझे सहारा दिया, मेरे पति ने मुझे बोला कि कहीं तक भी जाना पड़े हम लड़ेंगे, इस मुद्दे पे लड़ेंगे, डरो मत। मगर टूट गई थी मैं बहुत बुरी तरीके से, डिप्रेशन में थी, रोती थी, लगता था कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मैं क्यों करा, मैंने ये मुहिम क्यों चलाई, मैं तो फीस जमा कर सकती थी ना अपने बच्चे की, मेरा पति इतना कमा रहा था तो मैंने ये क्यों करा, नहीं करना चाहिए था, ऐसा हुआ। मगर नहीं, किसी ने मुझे कहा कि देखिए गाड़ी बहुत लंबी होती है, ट्रेन बहुत लंबी होती है, मगर चलाता तो उस एक इंजन ही है, आप उस इंजन का काम कर रही हैं, उस इंजन में खराबी भी आएंगी, उस इंजन के आगे बम विस्फोट भी लगाए जाएंगे मगर उस इंजन को नहीं रुकना है। तो बस उस स्थिति से मैं उभरी, बड़ी मुश्किलों से उभर कर मैं फिर आई और आप देखिए एक मजबूत सशक्त महिला आपके सामने जूही त्यागी फिर खड़ी है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सबसे बड़े हस्ताक्षर महिला के रूप में, जीवटता के रूप में, संघर्षरत एक पर्सनालिटी के रूप में जूही त्यागी ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने नए आयाम स्थापित किए हैं मेरठ में। लेकिन आने वाले 5 सालों में वो खुद को मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं, शहर के मेयर के रूप में देखती हैं, सांसद के रूप में देखती हैं, विधायक के रूप में देखती हैं, या किस रूप में अपनी राजनीतिक करवट को बदलना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से महिलाओं की राजनीति को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में जूही त्यागी ने क्रांति भूमि मेरठ में सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए एक प्रखर वक्ता के महिला के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो सुनते हैं कि आखिर जूही त्यागी खुद को आगे 5 सालों में किस रूप में मेरठ, उत्तर प्रदेश और देश में स्थापित करना चाहती हैं। जी, आने वाले समय के लिए तो मैं यही बताना चाहूंगी कि अभी तो मैं पूरे निस्वार्थ रूप से जो है राजनीति में पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले देखिए मैं महिला हूँ और मैं एक गृहिणी हूँ और अपनी घर गृहस्थी को संभालना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरा बच्चा भी अभी छोटा है, 6th क्लास में है, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।
तो फिलहाल मेरा अभी फोकस जो ये है कि अभी तो मैं अपनी जिले की ही राजनीति को संभाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा अभी छोटा है। सबसे पहले देखिए, हम महिलाओं के लिए घर गृहस्थी, घर की जिम्मेदारियां निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है और निभाना चाहिए। उसके बाद जो समय बचता है वो हमें अपना आगे बढ़ना है, अपना काम देखना है। तो आगे मैं बढ़ना चाहूंगी और सपना तो यही है कि देखिए प्रदेश स्तर की राजनीति करूं। आगे आप लोगों का सबका समर्थन रहा, जिस प्रकार से मुझे प्यार और सहयोग आप लोगों के माध्यम से मिलता आया है, मेरे प्रिय साथियों का मिलता आया है, अगर ऐसा ही मिला तो शायद राजनीति में कोई मुकाम हासिल करूं। उसके लिए मैं हमेशा निरंतर प्रयास करती रहूंगी। और जहां तक मेरी महिलाओं से मेरी सहभागिता की बात है, सहयोग की बात है, तो देखिए सहयोग और सहभागिता के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं, किसी भी महिला के लिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर की से हो, चाहे सामाजिक स्तर से हो, या किसी भी स्तर की से मैं मदद कर सकूं तो मैं हमेशा साथ में रहती हूं। उसके लिए भी, मदद के लिए जूही त्यागी को किसी पॉलिटिक्स का एजेंडा लेने की या एक संस्था का नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं किसी की मदद भी करना चाहूंगी तो जूही त्यागी हमेशा आप महिलाओं की मदद के लिए खड़ी हैं। बस एक फोन आप मुझे करिए, आप मुझे अपने साथ पाएंगी। अपने अधिकारों की लड़ाई में मैं आप लोगों के हमेशा साथ रहूंगी। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स